मैं कल हमारे एक यहाँ पे जनरल साहब हैं, जनरल रिटायर्ड नईम लोधी साहब, पाकिस्तान डिफेंस सेक्रेटरी और डिफेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं केयर कैबिनेट में, उनसे बात कर रहा था तो वो कह रहे थे कि जो दोनों मुल्कों की लीडरशिप है, मैं वहां से बात शुरू करना चाहता हूं। उन्हें थोड़ा अनकन्वेंशनल होकर सोचना पड़ेगा, उन्हें बॉक्स होकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम समझते हैं ये कि जो ब्रिटिश ने या गोरों ने हमारे साथ कर लिया और जो हमारे अनफिनिश्ड बिजनेसेस छोड़ गए हैं, उसकी वजह से हम बहुत सारा पैसा डिफेंस पे और इन चीजों पे लगता है। सो हमें थोड़ा ह्यूमन सिक्योरिटी और इन चीजों पे भी जाना चाहिए। सो जल साहब, सो यू हैव सर्व्ड योर एंटायर लाइफ फॉर योर कंट्री। सर, आप क्या समझते हैं खित्ते को कैसे आ सकता है, क्योंकि जंगें, मामलात, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी तो बहुत हो गई, और मोदी साहब खुद भी तो कहते थे आओ गुर्बत की से लड़ें, आओ इन चीजों से लड़ें। सर, आप क्या कहते हैं सर इस सवाल से? देखिए, मैं रियलिस्ट हूँ। आई वुड लव टू फ्लाई काइट्स, बट पतंगे उड़ाने से काम नहीं चलता। आई थिंक इट इज मच बेटर टू टॉक स्ट्रेट। जब भी इंडिया पाकिस्तान की गुफ्तगू होती है, या तो इट डिसेंड्स इनटू एक्रिमनी एंड बिकम्स अ शाउटिंग मैच, और हम लोग बिल्कुल ऑपोजिट एक्सट्रीम पे जाके इतने डिप्लोमेटिक हो जाते हैं, इतने डिप्लोमेटिक और स्वीट हो जाते हैं कि कोई सब्सटेंसिव इशू जो है वो डिस्कस नहीं होता। आई वुड लाइक टू थिंक दैट पीस शुड कम, पीस कैन कम अबाउट। देखिए, मेरे को लंदन में वॉरिक यूनिवर्सिटी लंदन के पास है, उन्होंने एक सेमिनार के लिए बुलाया था इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस पे। मैं था, आपके एक एम्बेसडर साहब थे। उन्होंने एक बड़ा चैलेंजिंग सवाल पूछा मेरे को, बड़ा चैलेंज डाला, क्योंकि एज अ मिलिट्री मैन मैं थोड़ा सा तो हक्का बक्का रह गया था सुन के। उन्होंने बोला, जनरल साहब, इन योर व्यू व्हाट इज एन आइडियल एंड स्टेट फॉर इंडिया पाकिस्तान रिलेशन? मोर और लेस पैराफ्रेज करता है आपके सवाल को, व्हाट इज द एंड स्टेट, व्हाट इज द बेस्ट दैट यू कैन सी? मैंने कहा, जब मैं इतिहास में देखता हूं साहब, हम दोनों मुल्कों के इतिहास में, हम एक ही मुल्क थे, एक ही लोग थे, एक ही कौम थी। फिर अंग्रेजों के मैशिनेशंस ने, जैसे आपने बताया, कोल्ड वॉर की पॉलिटिक्स ने हमको तोड़ा, और हम लोग तब से लड़ते रहे हैं। वी हैव प्लेड टू द imperialist plot very well, but the fact of the matter is the best end state that I can think of is Indian National Army of Subhash Chandra Bose, जिसमें कि दोनों इंडियंस और पाकिस्तानी, सिख, क्रिश्चियन सारे इकट्ठे होके अंग्रेज साम्राज्य से, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म से लड़े थे। जनरल कयानी, देखिए 3 जर्नल थे उस फौज में, there were 3 generals, 2 of them were Muslims, जनरल शाहनवाज, जनरल मोहम्मद जमान कयानी, कयानी साहब के फादर, और एक थे जनरल अपने गौर। 3 में से 2 डिविजनल कमांडर मुस्लिम्स थे। स्टाफ ऑफिसर्स नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुस्लिम थे। दैट इज द बेस्ट एंड स्टेट जो मैं तारीख में हम दोनों कौमों की याद कर सकता हूँ। लेकिन उसके बाद लेट्स बी वेरी फ्रैंक, इतना खून बह चुका है कि I don't think you can straight come to very radical solutions. स्लो प्रोग्रेस होगी। एक तरीका था जो चाइनीज ने हमको सजेस्ट किया था, और वो था कि भाई आप बाकी इश्यूज छोड़ें, आप पहले तो जो है ट्रेड वगैरह शुरू करें, ये सब शुरू करें, ये लेट अस लीव सम ऑफ द प्रॉब्लम्स टू हिस्ट्री। एक ये सॉल्यूशन थी। दूसरी सोल्यूशन थी कि लेट्स बी अ लिटिल मोर रियलिस्टिक, क्योंकि जिस तरीके से हम लोग जा रहे हैं, मुझे थोड़ी सी पेसिमिज्म होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं जल साहब, आपने बिल्कुल एक एज ए सोल्जर, एज ए जनरल के माइंडसेट से बात की है कि मैं रियलिस्ट बंदा हूं और इन चीजों पे वो जो है वो नहीं जा सकता। और इकोनॉमी के हवाले से आपने बात की। जल साहब, जो पाकिस्तान में सोच है वो ये है कि पिछले 20 साल से जनरल मुशर्रफ ने भी कंपोजिट डायलॉग था, फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी साहब ने इसको कॉम्प्रिहेंसिव में कन्वर्ट कर दिया, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बड़ी करीब रहने की कोशिश की और इंडिया गई काफी दफा। इमरान खान साहब भी बात करना चाहते थे मोदी साहब से, लेकिन उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। सो इस सिचुएशन में आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल क़यादत है वो तो आउटरीच करने की कोशिश कर रही है, और दुनिया को एक चीज पता चल चुकी है पिछले 20 साल में
मैं 20 साल से पहले नहीं जाऊंगा क्योंकि आपका तो बहुत एक्सपीरियंस है, यू हैव फॉट योर एंटायर लाइफ। साल में एक चीज तो दुनिया को स्टैब्लिश हो गई है कि पाकिस्तान वांट्स टू टॉक, एक बात। और दूसरा, ये जो आपने इकोनॉमी की बात भी की, तो इसमें हम जारी बात है इकोनॉमी को देना चाहते हैं, हम आपको ट्रांजिट रूट भी देना चाहते हैं, और भी बहुत सारी चीजें प्रपोज हुई। लेकिन आप क्या समझते हैं 20 साल हमारे फॉर टॉक्स, फॉर डिस्कशन, और उधर से नरेंद्र मोदी 2014 में आए और उसके बाद चीजें उल्ट पुलट हो गई, हमारे ना कंट्रोल में रही ना कुछ आपके कंट्रोल में रही, ये सियासत खा गई, ये हुआ क्या? क्यों नरेंद्र मोदी साहब नहीं चाहते कि जो पाकिस्तानी 20 साल की मेहनत है कि हालात ठीक करने की, उसको उन्होंने कामयाब नहीं होने दिया? आप क्या समझते हैं सर? देखिए ऐसा है, लेट्स एक्सचेंज परसेप्शन। ये आपने बताई पाकिस्तान में जो परसेप्शन है, आई एम ग्लैड यू बीन अपफ्रंट एंड यू सेड सो। मैं आपको हिंदुस्तान की तरफ के जो आम आवाम की परसेप्शन है वो मैं बताता हूं। हम लोग देखते हैं कि इंडिया इज द स्टेटस को पावर, जैसा है वैसा हम चाहते हैं कि साहब ये वैसा ही रहे, देयर शुड बी नो, अब आप ज्यादा उथल पथल इस सब कॉन्टिनेंट में नहीं कर सकते, जो होना था तो हो लिया, लेट अस एक्सेप्ट थिंग्स एज दे आर, इसको बोलते हैं स्टेटस को। लेकिन हमने देखा है कि फ्रॉम द जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू द रिविजनिस्ट पावर इन दिस एरिया इज पाकिस्तान। आपको चिप ऑन द शोल्डर थे, कई जायज कई नाजायज, पार्टीशन के टाइम से, तो आपने हमेशा एक्स्ट्रा रीजनल पावर्स को सब कॉन्टिनेंटल इक्वेशन में लाने की कोशिश की है, पहले अमेरिका को, फिर अब चाइना को, ताकि इंडिया को बैलेंस किया जाए। ठीक है, अगर मैं पाकिस्तानी होता शायद मैं भी सोचता कि ये जायज स्ट्रेटजी है, मिलिट्री व्यू पॉइंट से ये इट मेक्स मिलिट्री सेंस टू बी। लेकिन इससे फिर जो है चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती है, नंबर एक। नंबर दो, पिछले 30 साल से आपकी जो पॉलिटी ने एक एसिमेट्रिक वॉरफेयर का जो तरीका इस्तेमाल किया है 30 साल से, आपने कहा था 20 साल से आगे मत जाओ, मैं जरा 10 साल आपसे और ले लूं तो 10 साल अगर हम पंजाब से शुरू करें, एसिमेट्रिक वॉरफेयर तब से शुरू हुआ बिकॉज पाकिस्तान की फौज 4 बार जो डायरेक्ट हेड ऑन कॉन्फ्लिक्ट्स थे उसमें उन्होंने रियलाइज किया कि उनको डिसएडवांटेज है, और एसिमेट्रिक वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉरफेयर जिसे कहा जाता है, उससे शायद उनका कोई नतीजा निकल सकेगा। इसके चलते साहब मैं आपको बताऊं, 80,000 भारतीय अफराद अभी तक शहीद हो चुके हैं। 21,000 शहीद हुए पंजाब में, उसके बाद कोई 35 से, अब तो मैं 40,000 बोलूंगा, अफराद शहीद हो चुके हैं जम्मू कश्मीर बाजार में। कितने बार बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं, 30,000 कोट दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुए, अहमदाबाद, बेंगलुरु, सब जगह बॉम्ब ब्लास्ट हुए, 15,000 अफराद साहब उसमें शहीद हो गए, टोटल 80,000 अफराद मारे गए। मोस्टली साहब वो नॉर्मल भारतीय सिटीजन हैं, शहरी हैं, आदमी, औरतें, बच्चे। और अब भारत में एक बड़ा देखिए आक्रोश जिसको बोलते हैं वो आ गया है कि साहब हम जानते हैं हम आम हिंदुस्तानी जुलू कैटेगरी में नहीं, आप समझते हैं ना मैं क्या कह रहा हूँ, हम स्पेशल कैटेगरी, स्पेशल प्रोटेक्शन में नहीं है। इसका मतलब ये तो नहीं कि आए दिन हमारी लाशें टपकती रहें। अब मेरी दादी जाती है या मेरी घरवाली जाती है बाजार में कुछ खरीदने, बच्चे जाते हैं और वो वहां पे पता चले साहब वो तो बम फट चुका है, वो बम फटा है तो हम दौड़े अस्पताल में, पता चला दूसरा बम वहां लगा पड़ा है साहब। तो ये जो चीज है ना, ये बहुत प्रेशर पड़ा है, चाहे मोदी सरकार हो चाहे उसके पहले कांग्रेस सरकार थी, प्रेशर उन पे पड़ा है साहब, इसको बंद कराइए। ये एसिमेट्रिक वॉर प्रॉब्लम बंद कराने में अब ये है कि साहब हम दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, यस, दोनों कंट्रीज न्यूक्लियर पावर हैं, एक डेटरेंस, एक स्टैंड ऑफ आ गया है, और भारतवर्ष में इंप्रेशन ये है कि ये न्यूक्लियर डेटरेंस के चलते आप एनवलप को एसिमेट्रिक लेवल पे पुश कर रहे हैं मोर देन इज रिक्वायर्ड, एंड नाउ इट इज बिगिनिंग टू हर्ट। 80,000 अफराद बहुत ज्यादा, ये धीरे 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 होता रहा है। इट इज द सपोज टू बी वॉर ऑफ 1,000 कट्स। लेकिन अब इंडियन जो, मतलब मैं सरकार की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं एक सिटीजन हूं,
एज अ सिटीजन मैं आपको बता रहा हूं जो कॉमन परसेप्शन इंडिया में, एंड इट विल बी गुड फॉर यू टू नो दिस परसेप्शन एट द कॉमन मैन लेवल। वो कहता है साहब अनफ इज अनफ, आप कुछ करिए, इसको बंद करिए साहब, या तो एक बार आर पार की हो जाए। ये भी एक सेंटिमेंट बड़ा स्ट्रांग होता जा रहा है। लेकिन ये रोज रोज की छुटपुट, रोज रोज लाशें गिर रही हैं, आज इसके लिए बिगल बज रहा है, कल उसके लिए वो बॉडी फ्लैग में ड्रेप होके आ रही। साहब ये बहुत हो गया, इसको बंद करें। इसी के चलते जब मोदी सरकार आई, कमर लेट्स बी फ्रैंक, व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट मोदी साहब डिड? उन्होंने नवाज शरीफ साहब को इनवाइट किया सारे साउथ एशियन लीडर्स के साथ एक रीजनल अप्रोच के लिए। We thought it was a very good beginning, very bold, and actually he courted lot of popularity by going, unpopularity initially by going against this popular sentiment on which he had been elected कि साहब बहुत हो गया। फिर भी उन्होंने ट्राई किया, but what was the end result? कभी उड़ी हुआ, कभी पठानकोट पे अटैक हुआ, कभी ये हुआ, and things were back to square one. We were back, snakes and ladders, we are back to square one. फिर बोला साहब कि आप जो है we will exercise the right to hot pursuit. अगर आप करोगे, the only way to make you stop is to raise costs and consequences on the other side. अगर आपके लिए low cost, no cost है, what is the disincentive for you to stop it? अगर मैं एक पाकिस्तानी जर्नैल होता तो मैं कहता साहब मेरे को क्या जा रहा है, अब लश्कर तोयबा, जैशे मोहम्मद, ये कोई पाकिस्तान की फौज थोड़ी ना है, बेचारे गांव के लड़के, उनको भेजो और ये चलता रहेगा। आई कैन कैरी ऑन टिल किंगडम कम। सो द ओनली वे इंडिया में थिंकिंग ये है, लेट्स बी क्लियर, इंडिया में थिंकिंग द ओनली वे टू स्टॉप इट is to raise costs and consequences, and that is by strikes across the line of control if required across the international border. ये परसेप्शन है। बिल्कुल ठीक है। जल साहब आपने कुछ बातें की, मैं थोड़ा उनका जवाब दे लूं, फिर अगला सवाल करता हूं। जल साहब आपने पहली बात ये की कि इंडिया एक रिविजनिस्ट पावर नहीं है और स्टेटस को पावर है, लेकिन हम ये समझते हैं पाकिस्तान में और पूरी दुनिया से अब जो बयान आ रहे हैं, जो थिंकर्स कह रहे हैं कि इंडिया इज नॉट रिविजनिस्ट एंड एक्सपेंशनिस्ट, और वो जो रिविजनिस्ट है दैट इज कमिंग, वो अपनी माइनॉरिटीज के लिए रिविजनिस्ट है, और जो नेपाल के साथ कर रहे हैं, जो छोटे छोटे ममालिक में ये जो अखंड भारत है, इसके जब आइडिया को वो प्रैक्टिकली लेके जाएंगे तो दैट विल बी रिविजनिस्ट। सो जो मोदी साहब और उनकी सरकार कर रही है वो स्टेटस को नहीं रहा, वो रिविजनिस्ट पावर है, और इंडिया इस स्टेटस को तोड़ रहा है। जल साहब आपने एसिमेट्रिक वॉरफेयर की बात की कि आपने कहा 10 साल पीछे चले जाएं, आपने बिल्कुल सही कहा, आपने जारी बात है, यू हैव ए लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। पर जल साहब आप नहीं समझते 2003 से हमने जैसे दहशतगर्दी की जंग शुरू हुई और तब से पाकिस्तान ही इस, आवाज आ रही है आपको? आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ी बीच में थोड़ी कट हो गई थी, अब आ गई है। हाँ, बोलिए। जी सर आपने बात की एसिमेट्रिक वॉरफेयर की ना, तो जल साहब हम पाकिस्तान में बैठ के ये देख रहे हैं कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर और जो सब क्रिटिकल वॉरफेयर है, इसका पाकिस्तान निशाना बना। जब से पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग शुरू की तो इंडिया को एक मौका मिल गया कि वाया अफगानिस्तान और बलोचिस्तान और जो नॉन स्टेट एक्टर्स यहाँ पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहे थे, फाटा की लाइन लगी हुई थी, इंटरनेशनल बॉर्डर ओपन था, फाटा में जमातें बैठी हुई थी। सो इंडिया ने इसका बहुत इस्तेमाल किया और पाकिस्तान की 70,000 से ज्यादा जानें चली गई, $100 अरब का नुकसान हो गया, और पाकिस्तान के फौज भी 7-8 हजार, हमारे जवान भी शहीद हुए। एसिमेट्रिक तो हम भुगत रहे हैं, आपने कहा आप भुगत रहे हैं, लेकिन जल साहब ये जो आपने एसिमेट्रिक का बात किया और ये सारा आप पाकिस्तान के ऊपर लेके आ रहे हैं, मैं समझता हूं आपको जो एक चीज डिस्कस नहीं की वो शायद कश्मीर की लोकल स्ट्रगल है। अगर आप कश्मीर की लोकल स्ट्रगल को डिस्कस करें, जिसको इंडिजिनस स्ट्रगल कहते हैं जल साहब, तो शायद हमें इस बात को समझने में आसानी हो कि कश्मीर के अंदर एक नया खून उठ रहा है जो कि एक नए अंदाज से सोच रहा है, और पाकिस्तान की गवर्नमेंट अब डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मॉरल ही कश्मीर को सपोर्ट कर रही है। हमने वो जो पुराना था एक तरीका, आपको पता है, हम सपोर्ट करते रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, हम जहाद के थे वो। लेकिन जल साहब एक बात आपने कहा कि कॉमन परसेप्शन की बात की, जल साहब मोदी साहब आए थे इकोनॉमी के नारे पे, 2019 में वो कन्वर्ट हो गए उसमें नेशनल सिक्योरिटी में। और जल साहब एक और बात, फिर उसके बाद मैं आगे जाऊंगा, कि पाकिस्तान का कॉमन परसेप्शन, तमाम सियासी जमातें, तमाम अवाम ये चाहती है कि हम इंडिया से बात करें,
और यकीन करके माने, अगर यहाँ पे हुकूमत बात कर जाए तो गवर्नमेंट के लिए कोई प्रेशर नहीं है। पहले कभी आज से 25-30 साल पहले होता था, लेकिन आज इंडियन सरकार पे बड़ा प्रेशर है। आखिरी बात मैं कर दूं, जल साहब, ये जो आपने रिवीजन पावर की बात की और सारा हुआ, इसमें मोदी साहब, बिपिन रावत साहब, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब और अमित शाह साहब, ये जो चारों का ये जो क्वाड्रो एनालिसिस जो कॉन्टेक्ट है, ये इसने बेसिकली पकड़ के इंडिया की रिविजनिज्म को लेके आ रहा है। और हम ये समझते हैं कि हम, आपने जिस तरह एज ए सोल्जर बात की कि हालात अब बदल गए हैं, जनाब, ये तो फिर अगर हम इसी तरह सोचते हैं कि हम कहते हैं कि वो एसिमेट्रिक वॉरफेयर इंडिया पाकिस्तान में करा रहा है, इंडिया कहता है कि नहीं आपने हमें इंगेज रखा, बात तो कहीं खत्म नहीं होनी। सो अब आप इस चीज को मानते हैं कि जो है वो और चीज इंडिया की तरफ से प्रेशर है अवाम के ऊपर, लेकिन जो करतारपुर साहब कॉरिडोर शुरू हमने किया, वो क्या इंडिया को इससे यकीन नहीं आता कि हम एक पीपल टू पीपल कांटेक्ट और इस तरह की चीजें लेके आ रहे हैं, लेकिन उसको भी लिंक कर दिया गया खालिस्तान मूवमेंट से। सो पाकिस्तान के कितने कुछ जेस्चर्स होंगे तो उसको इंडिया ये समझेगा कि नहीं हम तो बात पाकिस्तान सीरियस है। या इसी तरह बिपिन रावत, मोदी साहब, राजनाथ सिंह साहब के हम जेरे साया उतार देंगे। थोड़ी सी बीच में कट हो रही थी, बट आई थिंक आई हैव अंडरस्टूड यू। आपने करतारपुर कॉरिडोर की बात की। लेट मी अगेन गिव यू द कमर द परसेप्शन दिस साइड। The perception this side is very good gesture. गुरु नानक देव जी का ये 500 साला था और बड़ी बड़ी तमन्ना थी लोगों की कि वो वहां जाके अरदास कर सकें, पूजा कर सकें, मत्था टेक सकें। इट वाज अ गुड जेस्चर। लेकिन देन अगेन आपकी भी एक डीप स्टेट है, हमारी भी एक डीप स्टेट है, आपकी भी डीप स्टेट है, और वहां पे वी फाउंड कि वहां पे जो खालिस्तानी एलिमेंट्स थे उन्होंने वहां पे पोस्टर लगा दिए भिंडरांवाला के, ब्लू स्टार के, ये वो। अब हमारा ब्लू स्टार है, आपकी लाल मस्जिद है। आप अगर आपके लोग आए, क्या कहते हैं, दरगाह शरीफ निजामुद्दीन चिश्ती जी के हजरत के पास, औला के पास, और वहां पे आप देखें लाल मस्जिद की फोटोएं, यू विल सस्पेक्ट इट स्ट्रेट अवे। इट देन लुक्स लाइक अ ट्रोजन हॉर्स, जिसको बोलते हैं ना गिफ्ट। यू विल हैव टू लुक दैट गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। अब यहाँ पे लोग कहते हैं साहब अगर इतना ही है तो वेटिकन स्टेटस क्यों नहीं दे देते? वेटिकन भी तो है। अगर ये वो देखिए, वो ऐसी रूहानी शख्सियत थे कि आपके लोग, हमारे लोग, दोनों उनकी तरफ जो है बहुत बहुत इज्जत है, बहुत ही उनकी तरफ श्रद्धा है, तो आप वेटिकन स्टेटस दे देते। लेकिन अगर आपने एक पैसेज दी, साथ में हमको इसका ये गिफ्ट हॉर्स मिल गया, ये जो चीजें हैं, माफ कीजिए, सिंसेरिटी जो भी लीडर इस यहाँ पे आपकी तरफ इस तरफ दिखाना चाहेगा, थोड़ी देर के बाद उसको उसकी डीप स्टेट से स्टैब इन द बैक मिलता है और फिर वो पीछे हट जाता है। आई एम बीइंग स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक। ये आपने भी देखा है, हमने भी देखा। ये एलिमेंट है, इसमें कोई शक नहीं कि हमारे मुल्कों में डीप स्टेट जो है वो पावरफुल हैं, और जारी बात है इसका एक इन्फ्लुएंस है, इसमें कोई शक नहीं है। जैन साहब, थोड़ा सा निकलते हैं पाकिस्तान इंडिया से, और भी दुनिया में बड़े मसले हैं। जैन साहब, ये बताएं कि अफगानिस्तान जो है, इसमें आप क्या समझते हैं कि इंडिया की तालिबान से क्या टॉक्स हो सकती हैं, और क्या जो तालिबान पूरी जिंदगी इंडिया को अपना दुश्मन समझते रहे हैं और जिस तरह वो हालात रहे हैं, आइंदा कोई ऐसी मुस्बत टॉक्स हो सकती हैं जिससे इंडिया समझता है? क्योंकि पता चला था कि इंडिया ने अमेरिकन को रिक्वेस्ट की है कि हमारी बात करवाई जाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वो डायरेक्ट बात करें। तो आप क्या समझते हैं इस हवाले से? देखिए, जहां तक अफगानिस्तान का सवाल है, लेट्स अगेन बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमेशा अफगानिस्तान ब्रिटिश इंडिया के टाइम से वन ऑफ द प्राइमरी कॉर्नर स्टोन्स ऑफ सिक्योरिटी था। ब्रिटिश इंडिया के टाइम से अफगानिस्तान हैज बीन क्रिटिकल टू सब कॉन्टिनेंटल सिक्योरिटी। और हाल के टाइम में जब से ये एसिमेट्रिक प्रॉक्सी वॉर का दौर शुरू हुआ, तो देखिए, एट वन टाइम 60% ऑफ द टेररिस्ट ऑपरेटिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, ये CIA के डायरेक्टर ने कहा, हैड ईदर कम फ्रॉम अफगानिस्तान और हैड बीन ट्रेन्ड देयर। ठीक है साहब, अफगानिस्तान से या तो वो अफगान थे
या वो वहां पे ट्रेनिंग उनकी हुई थी। अभी भी वहां पे 7 जैशे मोहम्मद के कैंप हैं। कोई आप समझ लीजिए 1000-2000 के ऊपर अफराद तो वहां ट्रेनिंग ले रहे हैं, और 6 से 7 हजार आपके लश्कर ए तोयबा जैशे मोहम्मद के फाइटर्स इस वक्त अफगानिस्तान में हैं। जहां अफगानिस्तान का मसाइल जैसे भी उसका हल होता है, वो जो है अगर हमारी तरफ ट्रांसफर किए जाएंगे तो हमको तो काफी कष्ट है सर, यू नो, बिकॉज ये पहले हो चुका है और ये फिर हो सकता है। हमको तो फिर अफगानिस्तान एक एसिमेट्रिक ब्रिज हेड फॉर डिस्टेबलाइजेशन लगता है, नंबर 1। नंबर 2, अफगानिस्तान में आज के दिन एक सरकार है विच हैज बीन डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड। आप भी उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान recognizes the government in Kabul. How can we now have insurgents overthrowing that government? Once again, आपने कहा पाकिस्तान रिविजनिस्ट नहीं है, यहां परसेप्शन है। अगर आप रिजीम चेंज करना चाहते हैं काबुल में, इट हैज सीरियस implications. Let's be very, very straightforward. It has serious implications which India cannot accept sitting back, lying down. If there is a regime change in Kabul, and personally, मेरा तो I may not represent the government of India viewpoint at all. I think India should have no talks with Taliban, क्योंकि जब तालिबान थी मुल्ला उमर जनाब के वक्त में हमें बहुत तकलीफ हुई, जम्मू कश्मीर में, बाकी जगहों में, रेस्ट ऑफ इंडिया में भी। वो कभी इंडियन मुजाहिदीन को सपोर्ट कर रहे हैं, अब तो वो ISIS का भी डायमेंशन आ गया। इट हैज अ लिंक विद आवर सिक्योरिटी। और अगर आप कहें कि साहब इंडिया को कोई इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए अफगानिस्तान में, कि आपका क्या लेना देना साहब, वो सार्क का देश है, वो एक हमसे फ्रेंडली कंट्री है। $3 बिलियन तो हमने उनके सिविल डेवलपमेंट में लगाए, कहीं डैम बना रहे हैं, उनकी पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई, बेस्ट हॉस्पिटल्स वहां पे इंडियंस ने बनाए, स्कूल बनाए, ये सब बनाए। हम चाहते हैं अफगानिस्तान शुड बिकम अ सेटल्ड कंट्री। और जितना कमर चीमा साहब, जितनी उस मुल्क में तशद्दुद हुई है, जितने उनके रिफ्यूजी 4-5 लाख बार, उनकी कोई 1/3 पॉपुलेशन तो आपकी तरफ थी, अब थोड़े वापस गए हैं, बट जितनी ट्रबल उस मुल्क में हुई है शायद ही किसी मुल्क को हो। और अल्लाह ताला किसी को इतनी तशद्दुद ना दे, किसी मुल्क को जो लगातार 30-40 साल से वो बेचारे झेल रहे, रौन दिए गए। रूस आया, अमेरिका आया, लड़ के सारों ने वहां किया। मेरा ख्याल उनको शांति से रहने दिया जाए। लेट इट बी एन इंट्रा अफगान सोल्यूशन दैट इज एक्सेप्टेबल टू अस। जो पीपल ऑफ अफगानिस्तान को एक्सेप्टेबल है वो है। माफ कीजिए कि अगर आपकी डीप स्टेट वहां रिजीम चेंज करना चाहती है, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार को हटा के, जिसको आपने रिकॉग्नाइज किया हुआ, यू हैव रिकॉग्नाइज्ड दैट गवर्नमेंट इन काबुल, आप वहां बोले कि साहब अभी तालिबान आएगी, अलकायदा आएगी या ISIS आएगी, उनकी आइडियोलॉजी इटसेल्फ पोजेस अ थ्रेट टू द नेशन स्टेट, आपको भी पोज करेगी एट अ पॉइंट इन टाइम। सो मेरा कहना यह है कि अफगानिस्तान पे अगर आप बोले कि साहब व्हाई आर यू बटिंग, व्हाई आर यू इंटरफेयरिंग, आपका क्या उससे है लिंक सिर्फ ये है कि हम उसको भुगत चुके हैं एंड हम उसको फिर नहीं भुगतना चाहते। जैन साहब, आपने एक अहम बात की है अपनी डिस्कशन में, वैसे तो सारी अहम थी, लेकिन वो था कि रिजीम चेंज। जैन साहब, ये क्यों? देखिए, हम पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ कुर्बानियां दी हैं, हमने बाढ़ भी लगाई, आपको पता है हमने पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पे बाढ़ लगा रहे हैं, अपने पैसों से लगा रहे हैं, ना अमेरिका ने लगा के दी ना किसी ने, क्योंकि हम समझते हैं कि हमें क्रॉस बॉर्डर जिससे हम रोक नहीं पाते थे। सो एक ही हमारे पास सोल्यूशन है, और हमने तो तालिबान के साथ जितना थोड़ा बहुत हमारा इन्फ्लुएंस था ताकि मामला ठीक हों। अभी जो नेक्स्ट ऑपरेटर्स, पावर ऑपरेटर्स होगा, उसमें तालिबान इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। और मेरा ख्याल ये है कि हम ये चाहते हैं कि एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बने अफगानिस्तान में। सो रिजीम चेंज जो है वो तो हम कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि उसके लिए वो सूट नहीं करता। अगर दोबारा लॉलेसनेस हो गई, और दूसरा हम अमेरिका और इत्तेहादियों के साथ मिलके रिजीम चेंज, हमारी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है जल साहब, हम भारत जितना डिफेंस पे खर्चा नहीं कर सकते। हम 60-70 अरब डॉलर तो लगाते नहीं, और दूसरे मुल्कों के रिजीम चेंज करना हमारे लिए, मेरे ख्याल से मेरी सरकार या हमारी डीप स्टेट के कंट्रोल में नहीं है रिजीम चेंज करना। हाँ, हम वहां के एक्टर्स के साथ अच्छे कोऑपरेशन है हमारा, अच्छे ताल्लुकात हैं, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारा एक हिस्ट्री है वहां पे, उसका हमें फायदा भी है जन साहब और नुकसान भी हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। अफगानिस्तान का
हमें बहुत नुकसान हुआ है, क्योंकि जो हालात हुए आपने हिस्ट्री डिस्कस किया। आप कहते हैं कि तालिबान से टॉक्स नहीं होने चाहिए, तो जलसा भी है फिर ट्रांजिट रूट जो है कि जी अफगानिस्तान और इंडिया आपस में ट्रेड शेड कर लें और कुछ चीजें यहां से वहां जाएं, इसकी प्रैक्टिकलिटी क्या है? या फिर आप चाह बाहर को ही इंपॉर्टेंस देंगे जो इन्वेस्टमेंट इंडिया ने वहां पे कर दी है? क्योंकि अगर पाकिस्तान के साथ ट्रेड नहीं है तो शायद हम तो चाहते थे कि इंडिया जो है वो कर ले, अपना एक रूट एस्टेब्लिश कर ले, शायद इंडियन इकोनॉमी को फर्दर, लेकिन सार्क के डिसफंक्शनल होने से ये भी चांस आप समझते खत्म हो गए। देखिए साहब, वही मैं कह रहा था ना कि अगर प्राइमेसी दी जाती इकोनॉमिक इश्यूज को, जो कि नवाज शरीफ साहब ने शुरू किया था। अब अफसोस मियां नवाज शरीफ साहब तो सलाखों के पीछे हैं। इसी उन्होंने शुरू किया था कि भाई ट्रेड शेड नॉर्मलिटी हो जाए, ट्रेड टॉक्स हो, ट्रांजिट रूट दिया जाए। देखिए, हमेशा द बिगेस्ट मार्केट साउथ एशिया की इंडिया रही है, जो रीजन इंडिया का है। सारे ड्राई फ्रूट अफगानिस्तान के, काबुली वाला जो आता था वो दिल्ली में आके कलकत्ता तक आके बेचता करता था साहब। ये उसकी नेचुरल मार्केट है। तो हमने सोचा था कि एटलीस्ट अगर ये लिंकेजेस डेवलप हो, ट्रेड लिंकेजेस डेवलप हो, आपकी कोई कंपनी है वो भारत में ट्रेड कर रही है, आपका भी फिर एक स्टेक बनता है कि साहब ताल्लुकात नॉर्मल रहे, ये बम शम कम फटे साहब, जरा ट्रकें माल के ज्यादा जाएं तो ज्यादा बेहतर है। लेकिन वो जो इनिशिएटिव था नवाज शरीफ साहब के साथ, जो पहला इनिशिएटिव था वाजपेयी जी ने लिया। I don't think anybody has gone more out of the way than Vajpayee. Vajpayee got such a stab in the back. वो कारगिल हो गया, वो तो युद्ध हो गया साहब सीधा। और जब फिर मोदी साहब ने ट्राई किया, मोदी जी ने ट्राई किया, वो फिर उसके बाद देखा कि आपकी डीप स्टेट, आई एम वेरी सॉरी टू से, लेकिन नवाज शरीफ साहब नहीं है ही नहीं। अब वो ही नॉट अ प्लेयर एनी मोर इन दिस स्टेट। सो व्हाट हम ये कह रहे हैं कि यू सी, ये जो जीरो सम गेम, व्हेन वी ट्राई फॉर जीरो सम गेम कि साहब जीत ही जीत मेरी हो, आई विल देखिए, लेट मी बी वेरी फ्रैंक, अफगानिस्तान की बात आपने छेड़ी, बहुत बहुत जायज है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये चीज काफी बड़ी आप और हमारे ताल्लुकातों के बीच में आएगी। आपके जर्नैल साहब बोलते हैं अफगानिस्तान इज पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक डेप्थ। मुल्क तो बाद में है, वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ पहले है। आई वुड से लेट द पीपल ऑफ अफगानिस्तान डिसाइड। आप कह रहे हैं कि साहब अगर तालिबान से बात नहीं करेंगे तो ट्रेड नहीं होगी। यू आर एज्यूमिंग दैट तालिबान हैज टेकन चार्ज। आई एम अफ्रेड ग्राउंड रियलिटी इज दैट द गवर्नमेंट ऑफ काबुल इज स्टिल गोइंग अलोंग, and if it has to be removed then it will have to be done by military force, जैसे पहले हुआ था। याद है जब तालिबान खड़ी हुई थी, the Taliban had gone and captured काबुल, और नाजिबुल्लाह साहब का जो हाल हुआ था वो तो सब वो तारीख में है। हमारा कहना यह है कि जो सरकार अभी वहां पे है, अफगानिस्तान के लोगों ने वोट देके चुनी, they have a right to choose their government, let the Afghans decide। अगर आप ये करें कि हम फैसला करेंगे इस्लामाबाद में कि काबुल में कौन राज करेगा, कश्मीर में कौन होगा, तो फिर देन ये फिर ओवर रीच हो जाती है। इट इज ओवर रीच। जल साहब, आपने बिल्कुल सही कहा कि जारी बात है कि जो एक इस वक्त ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें सॉवरेन स्टेट्स ही हैं और इस तरह नहीं होना चाहिए। ये जो आपने स्ट्रेटेजिक डेप्थ की बात की जल साहब, ये पुरानी बात हो चुकी है। ये तब की बात है जब 1987-8 में इंडिया वाज प्लानिंग कि हम पाकिस्तान को इधर से भावलपुर से बीच में काटेंगे और पाकिस्तान के 2 हिस्से कर देंगे। ऑपरेशन का एक प्लान, मुझे ऑपरेशन का नाम नहीं आ रहा है इस वक्त जेहन में। तो उस वक्त असलम बेग साहब ने 1988-9 में फिर ये बात की, स्ट्रेटेजिक डेप्थ की। लेकिन अभी तो जो कियानी साहब और उसके पहले और बाद में तो हमने स्ट्रेटेजिक डेप्थ की कभी बात नहीं की, और वो भी हमें खतरा था कि इसलिए चाहिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ क्योंकि हम समझते हैं कि अगर इंडिया हम पे न्यूक्लियर हमला करता है तो हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए कोई जगह होनी चाहिए। तो वो पुरानी बात है जो मेरा ख्याल है उस हालात में उन्होंने की, लेकिन खत्म हो गई। लेकिन जल साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं ना कि एक तो आपने अफगानिस्तान के अमन की बात की, बिल्कुल सही कहा उसने। और जो नवाज शरीफ साहब की आप बात करते हैं, नवाज शरीफ साहब तो इंडिविजुअल हैं। मेरा ख्याल है ताल्लुकात तो स्टेट टू स्टेट लेवल होते हैं ना, कि स्टेट के अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इंस्टीट्यूशनल कोऑपरेशन होना चाहिए। कि नवाज शरीफ साहब आज हैं, कल इमरान खान साहब नहीं होंगे, कल मोदी साहब नहीं होंगे, लेकिन स्टेट सोचती है एक बड़े एंगल से।
चले ये तो एक ठीक है, इसको हम समझते हैं कि ये भी कहीं कंक्लूजन में नहीं आ रहा, लेकिन मैं चाहता हूं कि जल साहब आपके जो व्यूज हैं वो पहुंचे पाकिस्तानी और इंडियन ऑडियंस पे, और हम कहीं ना कहीं कनेक्टिंग पॉइंट्स थोड़े थोड़े ढूंढने की कोशिश करें अगर कहीं पे हो सके। जन साहब एक सवाल ये व्यूअर्स की तरफ से मुझे आया, मैं वो पूछना चाह रहा हूं, मुझे अफगानिस्तान से निकलना पड़ेगा, वो कश्मीर की लोकल स्ट्रगल के ऊपर है, क्योंकि पाकिस्तान भी ये कह रहा है कि अभी जो आपने एलओसी पे इतनी बाढ़ लगा दी है जन साहब, तो पाकिस्तान या यहाँ से जो नॉन स्टेट एक्टर जिन्हें आप कहते हैं, यहाँ मुजाहिद कहते हैं या फ्रीडम फाइटर कहते हैं, उनके लिए तो अब जाने की वहां पे जगह ही नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि जो असला जो चीजें वहां पे वो सब कुछ लोकल है। तो या आपकी फौज या पुलिस में कोताही है कि वो उसको डील नहीं कर पाए, जारी बात है, तो लोकल खुद उठ खड़े हुए हैं। सो हम इसमें क्या कर सकते हैं, और लोकल स्ट्रगल को इंडिया कितना कुछ दबा सकता है, क्योंकि वो तो समझ लिया आपने कब्जा किया हुआ। कमर, आई एम ग्लैड यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन। देखिए, मैं जम्मू की पैदाइश हूँ, मैं जम्मू कश्मीर स्टेट का बाशिंदा हूँ। मेरे अब्बा हजूर ने महाराजा हरि सिंह के दरबारी थे, उनकी रियासत की फौजों के चीफ एजुकेशन ऑफिसर थे, पैदाइश में वहाँ की हूँ, और खुदा ना खास्ता मेरी आधी से ज्यादा जिंदगानी वही लड़ते लड़ते आपके जम्मू कश्मीर में गुजरी। मैं बहुत वाकिफ हूँ उस इलाके से बहुत अच्छी तरह से, और मैं आपको चंद एक स्ट्रेट, लेट मी डू सम अगेन मिलिट्री टॉक, स्ट्रेट टॉक, बिकॉज दैट इज द ओनली वे आपके और हमारे रिश्ते सुधरेंगे। वो ना कई डॉक्टर होते हैं वो ना बड़ा जलेबी बनाते हैं, ठीक है साहब, और कई डॉक्टर होते हैं वो कहा दे गिव इट टू यू स्ट्रेट, ये है साहब, आई डोंट थिंक आपकी चांसेस कम है वो आपको ये तक बोल देते हैं, बट उसका भी शॉक ट्रीटमेंट का भी फर्क पड़ता है। तो मैं यही कह रहा था कि देखिए, जब मैं वहां पे, मैं 2000 से लेके 2005 तक तो मैं लगातार 5 साल में वहां रहा। नॉर्मल टेन्योर होता है 2 साल का, फिर जाते पी स्टेशन, फिर आते हैं। मैं वो एरिया स्पेशलिस्ट बन गया, तो मुझे लगातार मेरी फौज ने वहां 5 साल रखा कि जनरल साहब आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, कैरी ऑन तो साहब ऐसा है कि वो कैरी ऑन करते करते, जब मैं वहां था, मैं उस टाइम के आंकड़े दे रहा हूं, मुझे अच्छी तरह याद है, 80,000 कलाशनिकोव, 3,000 जनरल पर्पस मशीन गन, कमर सुन ले मेरे भाई, 3,000 जनरल पर्पस मशीन गन, 1,500 रॉकेट लॉन्चर, हजारों लाखों राउंड एमिनेशन, हजारों किलोग्राम एक्सप्लोजिव, ये हमने पकड़ा था। कमर मेरे भाई, कलाशनिकोव कश्मीर के सेब के बगानों में नहीं उगती, कश्मीर के सेब के बगानों में नहीं उगती। सीआईए ने आपको हजारों लाखों के तौर पे आपको दी थी राइफलें अफगान जिहाद के लिए, ठीक है साहब, और सऊदी अरेबिया ने जितना पैसा सीआईए ने लगाया था डॉलर फॉर डॉलर मैच किया था मुकाबरात, ठीक है साहब, और काफी सारे वो जो थे हथियार वो हमारी तरफ किए गए थे, वो तो हमने कैप्चर देखे हैं ना। जब मैं वहां ऑपरेट कर रहा था, वहां पे 3,500 से 4,000 आर्म टेररिस्ट होते थे, जितने हम मारते थे उतने इन्फिल्ट्रेट हो जाते थे। फिर तंग आके हमने कहा ये सिलसिला कम करने के लिए हमने करोड़ों रुपए लगाए और वो बार्ब्ड वायर लगा दी वहां पे, और ये सोल्यूशन देखो अब आपको भी पसंद आई है, अब आप भी अफगानिस्तान के साथ बार्ब्ड वायर लगा रहे हैं, और सैटेलाइट से अगर देखा जाए तो एक वॉल ऑफ लाइट दिखती है, क्योंकि लिट अप है ये, और अब आप अफगानिस्तान का बॉर्डर भी वैसे ही लिट अप हो जाएगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि आज कोई 150 से 300 टेररिस्ट रह गए हैं जम्मू कश्मीर में। फॉरेनर्स की मात्रा काफी डाउन हुई है, क्योंकि वो दैट बार्ब्ड वायर वर्क्स, बट इट वर्क्स टू व्हाट एक्सटेंट, लेट मी टेल यू एज अ सोल्जर, इट वर्क्स टू कोई बॉर्डर में सील नहीं हो सकता, और खासकर अगर माउंटेनस टेरेन है, नाले हैं, जंगल है, गहरे जंगल हैं, तो 100% सील करना, हेर्मेटिकली सील करना पॉसिबल नहीं है। 70 to 80% डिग्रेड लाया जा सकता है, उसके बाद इक्के दुक्के लोग निकल जाएंगे। और हमने देखा, एक्सपीरियंस हमारा अनफॉर्चुनेटली ये है कि आपकी फौज कवरिंग फायर देती है, आर्टिलरी फायर करती है, मोटर करती है, और वो सिर दबा के कुछ लोग निकल जाते हैं। तो ये है प्रॉब्लम। लेकिन वहां पे जो हम देख रहे हैं कि स्विच इन टैक्टिक्स हुआ है, इट इज नॉट सो मच अ टेररिस्ट मूवमेंट नाउ,
as it is a attempt to make it an इंतिफादा पैलेस्टीनियन स्टाइल अपराइजिंग का कलर देने की कोशिश है, कलर देने की कोशिश है, पत्थरबाजी ये सब वो सब, इट आई एश्योर यू हम लोग ज्यादा कभी फोर्स नहीं लगाते बियॉन्ड अ पॉइंट, सिर्फ स्मॉल आर्म्स हमारी फौज इस्तेमाल करती है. वी हैव नेवर यूज्ड जेट फाइटर्स, टैंक्स, आर्टिलरी इन कश्मीर, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, पार्ट ऑफ आवर डॉक्ट्रिन and it works. It may take more time, but it works. Collateral damage उसमें कम होता है. बिल्कुल सही. We will be able to contain it. There is no problem. So therefore unrealistic hopes लगाना कि साहब थोड़ा सा धक्का और दो, हिंदुस्तान की फौज वहां से गायब हो जाएगी, वो भाप की तरह उड़ जाएगी, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा. So why waste time? बिल्कुल सही कहा आपने कि ये रियलिटीज हैं. मेरा ख्याल है कि इन रियलिटीज को हमें जितनी जल्दी समझ ले उतना अच्छा है. जनरल साहब, आपने अपने दौर की बात की कि क्लाशनकोव थी और मशीन गन्स थी. जनरल साहब, वो तो उस वक्त था ना, ये तो 30 साल पहले की बात हम कर रहे हैं. लेकिन जनरल साहब, आज तो कोई पाकिस्तान की वहां पे आर्म्ड सपोर्ट नहीं है, ये तो सारी दुनिया भी मानती है, और आपके अपने सारी बॉब वाइट्स लगी हुई हैं. आपने जनरल साहब एक बात की कि हम डिस्प्रपोर्शनेट वायलेंस नहीं करते हर जगह पे, जगहों पे ना, या आप मणिपुर या नागालैंड वगैरह में भी. लेकिन जनरल साहब, पैलेट गन्स तो आपने कश्मीर में इस्तेमाल की, जिसका बहुत बड़ा फॉल आउट हुआ, और मेरा ख्याल है कि इंडिया के इमेज को उसका बहुत नुकसान भी पड़ा. और फिर जिस तरह इंसानों को ह्यूमन शील्ड इस्तेमाल किया गया, और अभी जो घर जलाए गए हैं, सुना गया है वहां पे बहुत ज्यादा घर जलाए गए हैं. तो ये इंडिया की डॉक्ट्रिन है कि, जरी बात है जब आपके भी फौजी हक होते हैं तो उनकी जाने जाती हैं, कश्मीरियों की भी जाने जाती हैं, तो फिर गुस्सा तो बढ़ता है. तो पैलेट गन्स इस्तेमाल करना क्या एक गलत फैसला था, या आप समझते हैं कि राजनाथ सिंह साहब ने या इन लोगों ने भी फैसला किया है, तब वो इंटीरियर मिनिस्टर थे, अभी डिफेंस हैं, कि नहीं भाई ये थोड़ा गलत फैसला हो गया, अभी नहीं करना, क्योंकि बंद कर दिया है. इसका कितना को नुकसान हुआ है इंडियन फौज को और इंडियन इमेज को वहां पे? अरे कमर, देखिए वर्ल्ड ओवर अमेरिका में अभी गफलत हो रही है. आप जानते हैं वो फ्लॉयड को लेकर जो वहां हुआ है, क्या इस्तेमाल किया जा रहा है वहां पे. आपके रबर बुलेट्स, पैलेट गन्स, ये नॉर्मल क्राउड कंट्रोल के तरीके हैं. टीयर गैस, रबर बुलेट, पैलेट गन्स, वाटर होजेस, पेपर, चिली पेपर पाउडर की जो हैं, ये तो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट है जो कि दुनिया भर में इस्तेमाल हुए जा रहा है. और देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि जब हमने देखा कि टेररिज्म कलाशनिकोव पे हम लोग हावी हो गए, 4000 जो आते थे अब डाउन करके हम 150 पे ले आए, ठीक है साहब. और 150 पे जब हम ले आए तो हमने देखा पत्थरबाजी शुरू हो गई. नाउ देखिए, अ स्टोन इज नॉट अ पीसफुल प्रोटेस्ट. यू वांट टू डू पीसफुल प्रोटेस्ट, कोई नहीं रोक सकता आपको डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में, अनलेस यू क्रॉस द लाइन ऑफ वायलेंस. पत्थरबाजी जो है वो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं है. उससे लोगों के सर फट सकते हैं, लोग मर सकते हैं. अमेरिका में आपको 5 साल की जेल मिल सकती है अगर आप पत्थर फेंके पुलिस के ऊपर. सारे मुल्कों में कई जगह 10 और 15 साल तक की जेल है इसके लिए. हिंदुस्तान में, हमारे चंडीगढ़ में, ये नहीं कि कोई ज्यादा तशद्दुद उधर दी जा रही है किसी एक प्रोविंस में, लेकिन चंडीगढ़ में जब आपको याद होगा सच्चा सौदा की रॉयट्स कंट्रोल नहीं आ रही थी, तो वो जो मैजिस्ट्रेट था उसने फिर तंग आके बोला कि साहब प्लीज यूज फोर्स. लोगों ने फायर खोला, पैलेट नहीं खोली. हिंदुस्तान में, प्रॉपर हिंदुस्तान में पैलेट गन नहीं खोली, उन्होंने सीधा फायर किया 303 से, और 7-8 लोग बेचारे हलाक हो गए. लेकिन अगले दिन शांति तो थी. सो समटाइम्स यू हैव टू डू दिस. और जो हमने इस्तेमाल किया है ऐसा कोई नहीं है. लेकिन उसके बाद हमने देखा कि एक पैलेस्टीनियन गर्ल की फोटो जिसके मुंह पे छर्रे इजरायली फौज ने लगाए थे, वो लगा के आपकी रिप्रेजेंटेटिव हमको लताड़ने लगी यूएन के अंदर. तो ये जो आपकी हमारी जो है स्पाई वर्सेस स्पाई चलती रहती है, मेरा ख्याल अब एक टाइम तभी ये खत्म होगा जब हम दोनों तंग आ जाएं इससे. और मुझे नहीं अभी हम तंग नहीं आए, आप कह रहे हैं. जो पैलेट गन्स अमेरिका में इस्तेमाल होती है, डेफिनेटली वो कश्मीर वाली जो पैलेट गन्स है उनसे तो बहुत डिफरेंट है,
क्योंकि वो शरे जो मारते हमने देखा वो तो एक और चीज थी, और जो आपने वो कही मेरा ख्याल है वो उसको पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने क्लैरिफाई नहीं किया, मुझे उसका पता नहीं है। लेकिन जल साहब एक सवाल कश्मीर के हवाले से, फिर मैं आगे जा रहा हूँ, थोड़ा सा और टाइम लूंगा आपका, कि 370 और 35A के ऊपर आप समझते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट से कोई गलती हुई है? क्योंकि अभी भी कश्मीर आप वहां से दिल्ली से कंट्रोल कर रहे हैं, गवर्नर रूल चला हुआ है, लोगों की विल एंड विश है नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम 4G बहाल नहीं कर सकते, 1 साल होने को है, लोग अभी भी आपको खतरा है। तो आप सब समझते हैं कि कहीं गलती हुई है और आपको कहीं रिवर्स ना करना पड़ जाइए, क्योंकि कश्मीर तो आपको अभी नॉर्मल सिचुएशन में नहीं आ पा रहा। आपको सवाल समझ लास्ट का नहीं सुन पाया, जी जी लास्ट का मुझे थोड़ा रिपीट कर दीजिए। जी जी, मैं कह रहा था कि जो 370 और 35A के हवाले से कि जो कि ये गलती तो नहीं हो गई इंडियन गवर्नमेंट से, क्योंकि कम्युनिकेशन ब्लैकआउट है, लोग 1 साल होने को है, जुलाई में अगस्त में आपने रिवर्स किया था, और अभी फिर जून जुलाई आ गए, 10 महीने हो गए हैं, कश्मीर वैसे का वैसे ही है। तो आप समझते हैं कि ये जो गलती हुई है इंडियन गवर्नमेंट से, ये कभी रिवर्स होगी, या कश्मीर के लोग तो इसको सपोर्ट नहीं कर रहे, और ना आप इंटरनेशनल कम्युनिटी को जाने देते हैं, ना मीडिया को, ना UN ऑब्जर्वर को? तो क्या समझते हैं जल साहब इससे? कमर, मैं फिर एक बारी आपको बोलता हूँ, ये जम्मू कश्मीर है, वहां का आवाम, देयर इज अ लार्ज परसेंटेज जो कि लद्दाख के बुद्धिस्ट, 60% ऑफ जम्मू कश्मीर टेरिटरी लद्दाख है, ठीक है साहब, वो वहां के लोग बुद्धिस्ट हैं, कारगिल के लोग शिया हैं, ठीक है साहब, और अनफॉर्चुनेटली शियाज आपसे बहुत घबराए हुए हैं, वो वहां जाना नहीं चाहते। जम्मू के लोग, सांबा के लोग, कठुआ के लोग, ये सारे हिंदू हैं, वो कभी आप भूल जाइए कि कभी वो जाना चाहते हैं, मैं उस एरिया का खुद हूं। सो रह गई घाटी के, वादी के 5 जिले, वादी के 5 जिलों को कोई हक नहीं है कि वो सारा खैरात में लेके पाकिस्तान चले जाए। अगर वहां का कोई तबका ऐसा है जो जाना चाहता है, वो भी सारा नहीं है, ठीक है, वो 10, 15, 20% मैक्सिमम, मैं आपको बता रहा हूं। तो साहब बात ऐसी है कि आपका सवाल बड़ा डायरेक्ट था, क्या 370 हटाकर 35A हटाकर हमने, हिंदुस्तान की सरकार ने गलती की? कमर चीमा, यू विल बी स्टार्टल्ड टू हियर दिस। हाँ, गलती करी। पता क्यों? ये 70 साल पहले हटा देना चाहिए था, ये आना ही नहीं चाहिए था। और जब शेख अब्दुल्ला वो नेहरू के पास गया था कि साहब ये कुछ ऐसा बना दीजिए, तो उन्होंने बोला लॉ मिनिस्टर के पास जाओ। लॉ मिनिस्टर थे हमारे भीमराव अपना डॉक्टर अंबेडकर। पता अंबेडकर ने उसको ध्यान से सुना, और पता क्या बोला कमर? वो उसको बोला, बेटा कि देखिए शेख साहब, आप चाहते हैं कि हिंदुस्तान की सरकार आपकी सड़कें बनाए, आपके पुल बनाए, आपके स्कूल अस्पताल बनाए, और इन रिटर्न आप वहां पे कोई हिंदुस्तान का लॉ नहीं आने देंगे, ये नहीं आने देंगे, वो नहीं। दिस इज ट्रेचरी एंड आई एज द लॉ मिनिस्टर विल नॉट डू इट। अब बड़ी अफसोस की बात है कि नेहरू जी का काफी चाहत थी, कुछ पर्सनल रिलेशंस थे शेख अब्दुल्ला साहब के साथ, तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, अयंगर साहब के पास जाओ, वो बिल ड्राफ्ट कर देंगे। उन्होंने बिल ड्राफ्ट किया, और उस वक्त भी जो हमारे लॉ मिनिस्टर था, गॉड ब्लेस अंबेडकर साहब, मेकर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, उसने उसको टेम्पररी प्रोविजन में डाला, और वो टेम्पररी प्रोविजन हमने हटा दी। इसी हमने भी, अगर आप गलत सिग्नल दें कि साहब कल हिंदुस्तान छोड़ के चला जाएगा, तो आप लोगों को बेवजह उम्मीद दे रहे हैं कि हाँ साहब थोड़ा सा धक्का और दो, 10 पत्थर और मारो, हिंदुस्तान की चली जाएगी। ये नहीं होगा। फॉर गॉड से कश्मीरियों को बेवजह मत मराओ। अगर कोई भी उनका हितैषी है, तो मेरी एडवाइस वहां के लोगों की थी, साहब फॉर गॉड से हिंदुस्तान नहीं जाने वाला, इधर से नहीं जाएगा। अब कर लो, देखिए 4 तो वॉर्स हो चुकी हैं, नहीं हुआ बदली स्टेटस को, नुकसान काफी पाकिस्तान का हुआ। ये अनरियलिस्टिक एक एम आपने सेट कर लिया। मेरा सिर्फ यही एज अ मिलिट्री मैन है कि रियलाइजेबल नहीं है, और इसमें केवल दर्द ही दर्द होगी और कुछ नहीं।
जल साहब, आपने, हमें तो बिल्कुल सही है, हमें तो कह लें, लेकिन वो जो एक कश्मीरी हैं वो तो सुनने को तैयार नहीं है। वजारी बात है, वो तो समझते हैं कि उनकी जगह पे कब्जा किया गया है। लेकिन जल साहब, अगला सवाल मैं करूंगा आपसे, वो है मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन इंडिया की। फिर उसके बाद मैंने एक चाइना का करना, और फिर आपसे इजाजत लेंगे। बहुत शुक्रिया, जी आपने हमें बड़ा हौसले से सुना। जल साहब, ये जो इंडिया मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन कर रहा है, ये पिछले कुछ 10 सालों में कुछ 100 अरब डॉलर लगा दिया है आपने आपने उस पे। और आप जो बाद में आपकी जो एंड प्रोडक्ट निकलती है वो अभिनंदन निकलता है कि वो बेचारे का जहाज भी पुराना था, पाकिस्तान के साथ डॉग फाइट में वो जहाज भी गिर गया। वो एक न्यूयॉर्क टाइम्स की मैं अक्सर स्टोरी का जिक्र करता हूं कि उन्होंने लिखी, उन्होंने कहा जी कि ये जो विंटेज मिलिट्री है जिसको अमेरिका बहादुर तैयार कर रहा है चाइना के लिए, वो तो पाकिस्तान के सामने ढेर हो गई। तो ये तो इंडिया के इमेज को बड़ा नुकसान हुआ। बल्कि मैं आपको पते की बात बताऊं, मैं कुछ अमेरिकियों को मिला, उन दिनों में मेरी बात हुई, उन्होंने कहा ये जो न्यूयॉर्क टाइम ने दिल्ली से आर्टिकल लिखा है इंडियन आर्मी के ऊपर, ये बहुत गलत आर्टिकल है, और हमारे ये अच्छा आर्टिकल नहीं, हमें नुकसान हुआ इसका। तो जल साहब, मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन भी है, चलो राफेल तो आपने अभी लिया है, और लेकिन आपकी फौज की वो परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही पाकिस्तान के मुकाबले में, खासकर जो हुआ। लेकिन चाइना पे मैं भी आता हूं, लेकिन ये मॉडर्नाइजेशन से आप अचीव क्या करना चाहते हैं? व्हाट आर योर गोल्स फॉर दिस, सर? Okay, let me be again straightforward. You are a military analyst, you should understand. देखिए 1960 की दशक में जब चीन ने हम पे हमला किया था, उस वक्त हम अमेरिका की तरफ गुहार लगाते गए कि हथियार चाहिए। उन्होंने स्मॉल आर्म्स दिए, कोट पार्के दिए, कोई खास नहीं दिया। उन्होंने हमको टैंक नहीं दिए, उन्होंने हमको उस वक्त आर्टिलरी नहीं दी। हमारे पास और कोई चारा नहीं था, हम सोवियत यूनियन के पास गए। सोवियत यूनियन ने दरवाजे खोल दिए। लेट मी बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सोवियत यूनियन ने दरवाजे खोल दिए, जो आपको चाहिए आप लीजिए, और बड़ी सब्सिडाइज्ड प्राइसेस पे। मैं बहुत साफ कह रहा हूँ, बड़ी सब्सिडाइज्ड प्राइसेस पे। और जितना सोवियत यूनियन ने उस वक्त की हमको हेल्प किया, माफ कीजिए, बुरा नहीं मानिए, मैं ऐसे जानबूझ के किसी को उसके लिए नहीं कह रहा। 21 में उसका आपने नतीजा देख लिया, ठीक है। ये जो अभिनंदन के MiG-21 की आप बात कर रहे हैं, उस जमाने के खरीदे हुए 60 और 70 की दशक। किसी भी मिलिट्री इक्विपमेंट जो 60 और 70 में खरीदा गया है, 20 साल होती है, 25 साल होती है, 30 साल होती है। अब ये इक्विपमेंट जो है सारा, इसका सर्विस लाइफ खत्म हो चुकी है। ड्रैग आउट करके वो जो है, तब भी वो मैं दाद देता हूं हमारे फाइटर पायलट, वो अभी भी इस MiG-21 को उड़ा रहे हैं, और उसने उसके साथ आपका F-16 तो गिरा दिया। ये फैक्ट है। लेकिन 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 दूसरी चीज मैं ये बोलूंगा, कमर, मैंने बहुत लड़ाइयां देखी हैं। 71 की लड़ाई में मेरा जन्म हुआ था। 71 का लड़ाई देखी है, उसके बाद मैं लगातार कॉम्बैट में ही रहा हूं। डोंट गेट, अपने लोगों को बोलिए, डोंट गेट कैरिड अवे बाय वन एंगेजमेंट। जब 71 की वॉर हुई थी, हम रोज आए दिन जहाज गिरते देखते थे। तो एक डॉग फाइट से कुछ नहीं होता कमर। बड़ा लंबा, ये बड़ी लंबी रेस के घोड़ों की लड़ाई है। 14 दिन में फर्क पता चल गया था। पहली डॉग फाइट पे मत जाइए, बहुत 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 हादसा हो सकता है। मैं सिर्फ यही कहना है, वो पहली डॉग फाइट पे मत जाइए। अप डाउन थोड़ा होता रहता है लड़ाई में। वो कहते हैं इट इज ही हु लाफ्स बेस्ट हु लाफ्स लास्ट। तो हम दोनों हंस लें तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन डोंट गो बाय वन डॉग फाइट, यू विल बी गलत। एज अ मिलिट्री मैन मैं एडवाइस करूंगा, प्रीमेच्योर होगा, बहुत प्रीमेच्योर होगा जज करना कि इंडियन फोर्सेस की कैपेबिलिटी क्या है एक और डॉग फाइट से। गलत होगा। अच्छा जल साहब, वो एक आधा सवाल रह गया मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन का। बता दें कि ये जो इंडिया इतना पैसा लगा रहा है फौज के ऊपर और नए एक वेपन खरीदने पे, इस पे क्या जो है वो इसका एंड ऑब्जेक्टिव क्या है बेसिकली? नहीं, एंड ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर मेरे T-54 T-55 टैंक 1960 की दशक के हैं, वो थोड़ी देर 5 साल इंजन चलेगा, उसके बाद ठप। आई हैव टू गेट न्यू टैंक, आई हैव टू रिप्लेस। इसलिए पहले T-72 आए, फिर T-90s आए हैं, वो हमने अपने अर्जुन बनाए हैं। हमको साहब ना सिर्फ आपसे डील करना है, हमारे ऊपर एक और दुनिया की ताकत बैठी है, सेकंड लार्जेस्ट आर्मी, चाइना से भी डील करना है। अब मैं आपको आपके ही साथ बराबरी करते करते चीन को तो नहीं भूल सकता ना। अगर अब मेरे को तो चीन का भी केटर करना है,
तो इसके लिए मॉडर्नाइजेशन तो हर मुल्क करता है, आप कर रहे हैं साहब, और आपको तो बड़ा सब्सिडाइज्ड मिल रहा है। मैं बता रहा हूँ, चीन से जो आपको टैंक्स मिले हैं, T-85 जो मिले हैं आपको, उनकी अगली जनरेशन, सारे आपके J-17 फाइटर शाइटर, MiG-19 आपके पास थे, MiG-21 भी आए, आप सब चीन से आ रहे हैं। आर्टिलरी गन्स आ रही हैं, आपको फ्रिगेट्स मिल रही हैं, 8 सबमरीन्स मिल रही हैं। सो आप भी मॉडर्नाइज कर रहे हैं। अगर आप बोले कि सिर्फ भारत मॉडर्नाइजेशन बंद करे, यू आर बीइंग अ लिटिल अनफेयर टू आवर आर्मी एंड नेवी एंड द एयर फोर्स। नहीं सर, जलसा पहली बात तो ये है कि जो आपने बात की ना कि हाँ हमारा F-16 गिरा था, उसकी तो जलसा अमेरिकियों ने भी कह दिया कि नहीं, पाकिस्तान के F-16 पूरे, बल्कि हमने उड़ाए नहीं है। देखिए ये आपका पर्सपेक्टिव है, अमेरिका का और पाकिस्तान दोनों का जो जॉइंट पर्सपेक्टिव है ये है कि F-16 उड़े ही नहीं ये पिछले साल फरवरी में। तो जल साहब, ये जो जारी बात है जो 71 में हुआ, वो उसकी एक हिस्ट्री है, और उसकी वजह यह है कि आपको पता है हम तो वैसे डिवाइडेड थे, रिसोर्सेज भी नहीं थी, और हम समझते हैं कि वो में बैकस्टैब किया गया था और इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन थी। चले वो एक और चले जाएंगे। एक आखिरी सवाल इधर और फिर चाइना पे। जल साहब, कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन जो है, थोड़ी बहुत मैंने भी पढ़ी। मैंने सर अपना जो मास्टर्स है, एमफिल है, वो न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन में किया, इंडिया पाकिस्तान पे, तो थोड़ी बहुत मैं थोड़ी समझ रखता हूँ, कभी कभी मुझे भी चीजें आती रहती हैं। जल साहब, ये जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन थी आपकी, वो अभी भी है मौजूद कि नहीं? देखिए, कोल्ड स्टार्ट एक वाज वन ऑफ द ऑप्शंस। और सीधी बात, लेट्स टॉक वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जब आपने 30 साल एसिमेट्रिक वॉरफेयर छेड़ा, तो यहां भी सोच हुई साहब इसका तोड़ क्या है। क्या इसका तोड़ है कि हम चढ़ जाएं अपनी सारे स्ट्राइक कोर लेके पाकिस्तान के ऊपर, जहां रेड लाइन क्रॉस होगी पाकिस्तान जरूरत से ज्यादा दहशत में या घबराहट में आ जाएगा, वो न्यूक्लियर रिलीज कर देगा, न्यूक्लियर रिलीज से यहाँ रेगिस्तान बन जाएगा। हमारा साइज आपसे 5 गुना बड़ा है, मतलब आप अपना पूरा आर्सेनल भी फायर कर दें तब भी जो है 70-80% ऑफ इंडिया विल बी सेफ। लेकिन आपका मुल्क क्योंकि जियोग्राफिकली छोटा है, आप डिस्ट्रॉय हो जाओगे, आपके जो है अगली फसल नहीं उगेगी 800 साल तक। तो that would not be a very, as a military man, it's not the end state that you and I are paid for. That's not the end state we are paid for. So इसलिए सोचा ये गया कि how to break this, कि आपने because of the nuclear standoff at the symmetry at the nuclear level, आप एक जो लोअर थ्रेशोल्ड पे, लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट लेवल पे आप लगातार हमको जो है खून हमारा बहाए जा रहे हो, कभी पंजाब में, कभी जम्मू कश्मीर में, कभी रेस्ट ऑफ इंडिया में बॉम्ब फोड़ के। तो इसका तोड़ क्या है? तो एक तोड़ था कोल्ड स्टार्ट। कोल्ड स्टार्ट वाज वन ऑफ द मिलिट्री थिंकिंग थी। जहां तक मुझे याद है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेवर साइंड ऑन टू इट और नेवर सेड दिस इज ऑफिशियल डॉक्ट्रिन। सो इसके अलावा और भी बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स हैं जो इतनी पॉपुलर नहीं हुई फॉर सम रीजन, व्हिच आर देयर, व्हिच आर फार मोर प्रैक्टिकल। मैं सोचता हूँ एज अ मिलिट्री मैन, मैं सोचता हूँ फार मोर प्रैक्टिकल। और लेकिन एक टेक अवे व्हिच आई वांट टू शेयर विद यू, आई एम वेरी ग्लैड यू आस्क्ड दिस सीरियस प्रोफेशनल क्वेश्चन। देखिए, इज देयर स्पेस फॉर अ लिमिटेड वॉर इन साउथ एशिया बिटवीन द एंड्स ऑफ न्यूक्लियर डेटरेंस? ये सवाल है क्रिटिकल। और जहां तक मेरा तजुर्बा है 37 और हमारी फौज की थिंकिंग है, यस देयर इज स्पेस फॉर अ लिमिटेड वॉर विदाउट क्रॉसिंग द न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड इन साउथ एशिया। ये हमारी प्रोफेशनल जजमेंट है। राइट और रॉन्ग, दिस इज व्हाट आवर परसेप्शन इज। सर, ये जो बिल्कुल सही आपने कहा ना कि जी वो एक जैसे कोल्ड स्टार्ट कह लें या कोई भी कह लें कि एक लिमिटेड वॉर अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग, ये इंडिया समझता है कि इसकी स्पेस है। लेकिन सर आपको एक बात बताऊं सर, हम ये समझते हैं पाकिस्तान में बैठे हुए, आपने कहा ना कि इधर होगा, हम ये समझते हैं कि हमने अपनी फौज को, पंजाबी में कहते हैं, लचका पचका के रखा हुआ है। हमने अपना पेट काटा और अपनी सिक्योरिटी और दिफा पे कंप्रोमाइज नहीं किया। वरना ये जो दहशतगर्दी की जंग आई थी, हमें लोग खा जाते, हमारी हालत कश्मीर और उधर अफगानिस्तान, शाम, सीरिया ऐसी हो जाती। हम बड़े, मैं एक बात बताऊं, वो हमारे शेख रशीद साहब है, वो कहते हैं अक्सर यहाँ पे, वो कहते हैं, बात सुने, हमने 72-73 साल कोई काम नहीं किया, हम तो इकोनॉमी में भी इतना नहीं किया, हमने सिर्फ भारत की तैयारी की हुई है। और कल को खुदा न खास्ता अगर वक्त आएगा, तो शेख रशीद के अल्फाज हैं, वो कहते हैं कि ना बिल्ला जी के मंदिर में घंटी उगेगी, ना चिड़ियां चहचहाएंगी, ना भारत में घास उगेगी,
तो जलसा मामला तो बहुत खराब हो जाएंगे। और हमने अपनी फौज को कहा हुआ है कि एलओसी से लेके भारत इंडियन ओशन तक कोई चीज नहीं रहनी चाहिए। अगर हालात खराब हो गए और मामला इधर बिगड़ गए तो फिर तो जिंदगी कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर मुल्क से हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हमें कोई, हमारे से अमेरिका बहादुर है, बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के अंदर हम इंडिया से डिफीट बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो इमरान खान ने यूएन में कहा था, उन्होंने कहा वी विल फाइट टू द एंड। हम आखिरी लम्हे तक, हम गैरतमंद कौम है। जो बांग्लादेश में एक और पोजीशन थी, लेकिन इस पोजीशन में जहां पे हम बैठे हुए हैं, हम आखिरी हद तक जाएंगे, बल्कि हमारा कुछ ना रहे इंडिया के मुकाबले में। जो कि अल्लाह करे ऐसे हालात पैदा कभी ना हो, दोनों मुल्क अच्छे तरीके से रहें और अच्छे अंदाज से रहें। लेकिन अगर पूरी हालात खराब होते हैं तो डेफिनेटली फिर एलओसी से जो इंडियन ओशन है वो सारा हम खराब कर देंगे, आप इधर का खराब कर देंगे। जल साहब, जस्ट लास्ट वर्ड, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, वंस अगेन लेट्स बी प्रोफेशनल। ये जज्बात की बात है, गुड होना चाहिए, एक फौज में जज्बात, एक कौम में जज्बात होना चाहिए। हमारी कौम में है, आपकी कौम में है, गुड। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, प्रोफेशनलिज्म, प्रोफेशनलिज्म। देखिए कारगिल का जंग 3 महीने तक चली, कितने कमर न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक्सचेंज हुए, 3 महीने जंग चली, 2 डिविजन हमारी तरफ से थी, काफी पूरा आर्टिलरी का वेट, हमारी एयरफोर्स सब इस्तेमाल हुई, कोई न्यूक्लियर बॉम्ब चला नहीं, चला, जीरो। इसलिए मैं कह रहा हूं देयर इज स्पेस फॉर अ लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर। जो जिस वॉर का आपने डिस्क्रिप्शन अभी दिया है वो नहीं होगी। अल्लाह करे सर ना हो, वॉर अल्लाह करे सर, इंशाल्लाह ना हो, क्योंकि अब मेरे भी बाल सफेद है, मैं भी अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ खेलता हूँ, मुझे अच्छा लगेगा कि वहां भी लोग अपने बच्चों को ख्याल करें, अच्छे से रहें, खेलें। बल्कि सर मैं वो आपकी वीडियो देख रहा था, आपके ट्विटर पे आपके जो बच्चों ने बनाई, बड़ी अच्छी आपकी तारीख की वीडियो थी। आपकी पुरानी तस्वीरें, बड़ा अच्छा लगा देख के सर। अल्लाह ताला इससे आप बच्चे तो दादा को प्यार करते ही हैं। हाँ, यहाँ भी वहां भी। बिल्कुल। दोनों तरफ यहाँ पे भी जो बुजुर्ग हैं उनकी भी जारी बात है, ख्वाहिशें यही है कि बच्चे बड़े हों, और आप भी वहां पे यही ख्वाहिश करते हैं। सर अब चाइना पे, और फिर उसके बाद खत्म सर ये चाइना पे जो हुआ, ये इस पे हम ये समझते हैं कि जो इंडिया की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, इसमें बहुत डिफरेंस है। एक तरफ आप ऑस्ट्रेलिया से जनाब स्ट्रेटेजिक वो कर रहे हैं, मुआहदे कर रहे हैं कि हम एक दूसरे की जगह इस्तेमाल करेंगे। इधर चीन अंदर घुसाया और आपने कहा नहीं। मीडिया तो बोले ही नहीं। आपको पता है हम भी मीडिया पे आपके साथ अक्सर टकरा रहता है, जल साहब आपसे सीखते रहते हैं, लेकिन जल साहब मीडिया तो बोले ही नहीं। एलओसी पे मामलात खराब हो तो मीडिया कहता है छड़ना नहीं है ना आज पाकिस्तान, और उधर एलएसी पे हुआ तो जनाब मीडिया को खामोशी। और फिर हमने इसका एनालिसिस निकाला कि ये जो $100 अरब की आपकी बायलैटरल ट्रेड है, उसमें से 80-85 अरब डॉलर की तो इंपोर्ट है। तो आपने अपनी सॉवरेनिटी आपकी इंजर्ड हो गई, उस पर कंप्रोमाइज कर लिया। लेकिन आपको ये था कि अगर वो इंपोर्ट ना आई तो हमारी फैक्ट्री बंद हो जाएंगी, कारोबार बंद हो जाएंगे। तो आपने वो जैसे दूसरे कहते हो ना कि